प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे हैं उसी में ही आज हम बीए पार्ट द्वितीय इसमें पेपर सेकंड जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसकी जो शुरुआत होती है वो प्रारंभ से ही और 1956 ईस्वी तक, यानी कि इसके अंतर्गत हम राजस्थान का जो पुरापाषाण काल है तब से लेकर के और जब राजस्थान को आज़ादी प्राप्त होती है भारत के साथ ही, और जब राजस्थान का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी, तब तक इस पूरे इतिहास को हम विभिन्न जो अध्याय हैं उनके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम राजस्थान का जो पूर्व पाषाण काल है उसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के पूर्व पाषाण युग की रूपरेखा, अब इसमें एक एक करते हुए हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्व पाषाण काल है इससे क्या तात्पर्य है, यानी कि आदि मानव जो जीवन व्यतीत करता था उस आदि मानव का जो जीवन है उसमें या उस समय के जो इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। यह पाषाण काल है, उस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। और इसमें भी जो पुरापाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसी में जो सर्वप्रथम अवस्था है पुरापाषाण काल की, पूर्व पाषाण काल, यानी कि आदि मानव का जो प्रारंभिक जीवन था, प्रारंभिक अवस्था थी, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले राजस्थान का ही हम अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। तो राजस्थान में इस समय केंद्र कौन कौन से थे जहां से हमें पूर्व पाषाण कालीन जो प्राकृतिक या पूर्व पाषाण कालीन राजस्थान के जो अवशेष हैं वो अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। और उनमें कुछ जो नाम हैं वो ये हैं: डीडवाना, जायल, अमरपुरा, कोटा, तिलवानिया और इसके अतिरिक्त सोनीता, भैंसरोडगढ़, नेक्स्ट है इसमें बूढ़ा पुष्कर, डूंगरपुर, बनास बेड़च,
ये कुछ मुख्य केंद्र हैं। और इसमें भी फिर ये है कि ये जो केंद्र हैं वो कौन सी नदियों के तट पर स्थित हैं, जिसमें कुछ नदियों के नाम है चंबल, गंभीरी, बेड़च, बनास। इन नदियों के किनारे पर इस आदि मानवकालीन जो व्यक्ति था, आदि मानवकालीन जो जीवन था, उस जीवन के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो पाषाण के उपकरण हैं वो ये हैं: हैंड एक्स, क्लीवर, क्रॉड, फलक, स्क्रेपर, नेक्स्ट ब्लेड, ये। और इसमें से इनको क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से वही काटने, पीटने, छीलने, चीरने के औजार थे, पत्थर के बने हुए। इसी कारण से इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मानव के, आदि मानव के, पुरापाषाण कालीन मानव के जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो मुख्यतः पाषाण से ही बने हुए हैं, पाषाण निर्मित ही हैं। और इस समय का जो मानव है उसका जो राजस्थान में सबसे मुख्य जो केंद्र है वो है बागोर, भीलवाड़ा जिले में स्थित कोठारी नदी के तट पर। तो इस समय का जो जीवन था वो किस प्रकार का होता था इन आदिमानवों का? और उसमें ये हम जानते हैं कि आदि मानव का जो जीवन था वो कैसा था, जिसमें सबसे पहले है जीवन आदिमानव का एवं औजार। इसमें हम ये जानते हैं कि उसका जीवन, और जीवन में ये है कि ये जो मानव था वो गुफाओं में रहता, पेड़ों पर रहता, और इसकी प्रमुख आवश्यकता सिर्फ भोजन थी। भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता, और भोजन मुख्य रूप से कंदमूल फल खाता, और इसके अतिरिक्त वो पशुओं का जो मांस है उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता। पशुओं का जब शिकार करना हो तो वह पत्थर के उपकरण हैं, पत्थर के औजार हैं, उन्हीं से वो जानवरों का शिकार करता, उन्हीं से उनकी खाल को उतार करके और उसके मांस को पका करके भोजन के रूप में काम में लेता। और जीवन है एक तरह से खाना बदोशी था, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता। समूह में वो रहने लगा, समूह में मिलकर के शिकार करने लगा, समूह में मिलकर के गुफा में रहने लगा। इससे ये फायदा होने लगा उसको कि उसे सुरक्षा प्राप्त होने लगी। समूह में हमेशा व्यक्ति सुरक्षित होता है जैसा कि माना जाता है। अकेला रहेगा तो खतरे की संभावना अधिक रहेगी, समूह में रहेगा तो सुरक्षा की संभावना ज्यादा रहेगी। और औजारों में वही है जो अभी बताए गए हैं, पाषाण के उपकरण, हड्डी के उपकरण, लकड़ी के बने हुए उपकरण। और उनमें भी कौन कौन से हैं कि वही हैंड एक्स है, क्लीवर है, ब्लेड है, स्क्रेपर है, ये जिससे कोई खुरचनी है, कोई कुठार है, कोई छीनी है, कोई हथौड़ा है, कोई ब्लेड है, कोई नुकीली है जिससे कि वस्तु को चीरना छोड़ना है, ये हैं। और इसी में ही निवास मुख्य रूप से
गुफाएं उनका निवास स्थान रही थी। गुफाएं बहुत बड़ी होती थी, प्राकृतिक शरण स्थली होती थी, पहाड़ों में बनी हुई होती थी, और उन्हीं में ही ये आदि मानव है अपना जीवन व्यतीत करता। अधिकांश समय मान लीजिए कि भोजन प्राप्ति के उपरांत उन गुफाओं में सुस्ताता रहता। उन्हीं गुफाओं से इसके आदि मानव के शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। इसमें क्या है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन, समाज बहुत अधिक विकसित हुआ नहीं था। कृषि और पशुपालन भी उसने सीखे नहीं थे, बस समूह में रहना वो जान गया था। समूह में मिलकर के ही वो शिकार करता था। फिर धार्मिक जीवन के साक्ष्य यहाँ से बहुत नए के बराबर प्राप्त होते हैं। धर्म के बारे में शायद ही उसने जाना होगा, लेकिन कुछ एक जगह से वो मिला है, जैसे कि वो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति है, तो लगता है वो हारपून की जिससे मछलियों का शिकार किया जाता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो मातृ देवी की मूर्ति है। मातृ देवी की पूजा करना वो लोग जान गए थे, परंतु ऐसा शायद ही कुछ संभव हो। धार्मिक जीवन है, शायद ही उनका प्रारंभ हुआ हो। तो ये था आदि मानवकालीन जो जीवन है, उसके औजार हैं, उसका निवास स्थान है, और राजस्थान में उसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो अभी बताए जा चुके हैं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में डीडवाना है, अमरपुरा है, जायल है, और इसके अलावा अन्य राज्यों में बूढ़ा पुष्कर है, अजमेर में बागोर है, और कोटा है, तिलवानिया है, और भैंसरोडगढ़ है, डूंगरपुर है। तो इन स्थानों पर ये आदि मानव है, पुरापाषाण कालीन आदि मानव, वो अपना जीवन व्यतीत करता था। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं ये कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि कालीबंगा है, इसकी खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, और इसके उपरांत उन्नीस से 1969 ईस्वी के दौरान यहाँ पे बीबी लाल एवं बीके थापर, इन्होंने मिलकर के यहाँ पे विस्तृत रूप से कालीबंगा जो पुरास्थल है उसका उत्खनन किया। और उत्खनन के उपरांत कालीबंगा वो दो भागों में बटा हुआ, दो चरणों में, दो सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ यहाँ से प्राप्त होता है। और उसमें प्रारंभिक जो चरण है उसको हम प्राक हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। और ये प्राक जो हड़प्पा काल है ये क्या है, प्राक हड़प्पा काल और हड़प्पा काल, इससे मतलब ये है कि हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता के दौरान जब यहाँ पे विभिन्न केंद्रों पे लोग रह रहे थे, तो उसके पहले से ही यहाँ पर लोग रहते आ रहे थे। पहले से ही यहाँ पे
उसके भी 1000 साल से भी ज़्यादा समय से पहले से यहाँ पे जीवन चलता आ रहा था। तो इसी में ही यहाँ पे ये जो प्राक हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा है उस पे या उस समय के हमें साक्ष्य प्राप्त होना शुरू होते हैं, और उसमें सबसे पहला जो साक्ष्य है सुरक्षा दीवार। यहाँ का जो दुर्ग टीला था, निचला नगर था, वो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, और उस सुरक्षा दीवार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन कच्ची ईंटों से बना हुआ, ये 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई थी उसकी, और 3 से 4 मीटर के लगभग उसकी ऊंचाई रही थी। मुख्य रूप से बाढ़ से सुरक्षा के लिए इस परकोटे का निर्माण किया गया था, इस सुरक्षा भवन का, सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कृषि। यहाँ के लोग खेती करना भी जानते थे, और उसके साक्ष्य हमें मिले कि कालीबंगा से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की तरफ हल से बनी हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं। और उनमें ये है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं हैं उनमें तो लगभग 1 मीटर का अंतराल है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं हैं या ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनके मध्य लगभग 1 फीट का फासला बना हुआ है। तो इससे हल से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से वो लोग हल से खेती करना जानते थे, हल से बीज बोना जानते थे, और हल से बीज बोए जाते थे। और इससे ये पता चलता है कि वो लोग एक साथ 2 फसलें बोते होंगे। यानी कि आज भी इस क्षेत्र में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पंजाब क्षेत्र में ऐसे ही कृषि की जाती है कि जो दूर दूर वाली रेखाएं हैं ये, इनमें तो वो लोग सरसों बो देते होंगे, और जो पास पास वाली रेखाएं हैं इनमें वो लोग चने या फिर जौ बो देते या गेहूं बो देते होंगे। तो एक साथ 2 कृषि करने के साक्ष्य इस प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं, और इसे जूते हुए खेत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी माना जाता है। नेक्स्ट है मृदभांड। यहाँ के लोग किस प्रकार के मृद भांडों का उपयोग करते थे, और उसमें यह है कि प्राक हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लाल एवं काले मृद भांडों का प्रयोग, ओ सॉरी, लाल एवं गुलाबी, लाल एवं गुलाबी मृद भांडों का वो लोग प्रयोग करते। लाल रंग का लेप कर दिया जाता, गुलाबी रंग का लेप कर दिया जाता मृद भांडों को आग में पकाने के उपरांत, और उनके ऊपर फिर ये तो मुख्य है कि वो चाक निर्मित होते थे। ये मृद भांड है, चाक के ऊपर बनाए जाते तो बिल्कुल अलंकृत होते थे, सुगठित होते थे। फिर ये है कि इसमें कि इनके ऊपर काली रेखाओं से, सफेद रेखाओं से चित्रांकन भी किया जाता था। चित्र बना दिए जाते थे, विभिन्न आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां हैं, वरद व्रत हैं, व्रत के गोले हैं, पास पास में त्रिभुज है, फूल पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के चित्रांकन हैं, पशु पक्षियों के चित्रांकन हैं। ये चित्रांकन भी उन मृद भांडों को अलंकृत करने के लिए बना दिए जाते हैं। हालांकि अधिकांश जो मृद भांड है वो बिना अलंकृत प्राप्त हुए हैं, सामान्य प्रकार के प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे जो इसका द्वितीय चरण है, ये तो प्राक हड़प्पा काल हो गया, उस समय के साक्ष्य, और अब है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन जो
हड़प्पा है, ये कालीबंगा है, उसका जीवन कैसा था उस समय का। तो उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दुर्ग के अवशेष। और यहाँ इस समय भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और वो दुर्ग है यानी कि वही सुरक्षा दीवार है, ईंटों से बनी, जो परकोटा होता है उससे घिरा हुआ दुर्ग है यहाँ पे। और उन ईंटों का आकार जो इस प्रकार से है सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर का 4:2:1। ये है ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि जितनी लंबी वो ईंट होती थी उसका आधा या उसकी आधी उसकी चौड़ाई होती, और जितनी उसकी चौड़ाई होती थी उसकी आधी इसकी मोटाई होती। ये है। और इसी में ही नेक्स्ट है कि हमें यहाँ से इस कालीबंगा के नगर से ही हम ये जानते हैं सबसे पहले दुर्ग के अवशेष के बाद में नगर नियोजन। नगर नियोजन में ये है कि कालीबंगा का जो नगर था वो भी दो भागों में बटा होता है। एक तो दुर्ग क्षेत्र जो ऊंचाई लिए हुए होता था, और दूसरा है निचला नगर जिसमें सामान्य प्रजा, सामान्य लोग, किसान, श्रमिक वगैरह निवास करते होंगे। और यहाँ पे जो नगर नियोजन है ये पूरा नगर भी परकोटे से घिरा हुआ है, और उस परकोटे में प्रवेश करने के लिए 8 मार्ग बने हुए हैं। 8 मार्गों से उनमें प्रवेश किया जा सकता था। सड़कें बनी हुई हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल एक दूसरे को सीधे काटती हैं, यानी कि बिल्कुल सुनियोजित शहर के जैसे इसकी बसावट की गई है। और इसी में ही हम ये भी जानेंगे कि नगर नियोजन है, इसमें जो परकोटा है चारों तरफ, इसके अलावा जो रहने के लिए सुरक्षित यहाँ पे भवन भी बने हुए हैं। और इसी में ही ये है कि नगर नियोजन में ही विभिन्न जो पार्ट हैं, और जो दुर्ग वाला भाग है, दुर्ग क्षेत्र है, इस दुर्ग क्षेत्र से हमें एक चबूतरे से सात अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त होती हैं। और उन अग्नि वेदिकाओं में से विभिन्न जो फसलें हैं जैसे चावल है, जौ है, तिल है, इनके जले हुए दानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो हड्डियां हैं, कुछ पक्षियों की हड्डियां, कुछ पशुओं की हड्डियां अर्ध जलीय अवस्था में भी यहाँ से प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो शायद किन्हीं जो हवन कुंड होता है उस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो भवन हैं उन भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। और भवन में हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जो दुर्ग क्षेत्र है उसमें तो एक एक भवन में 10 से 15 तक कमरे होते थे, और जो सामान्य निचला नगर है उसमें 4 से 5 तक कमरे होते थे। तो जो बड़ा जो दुर्ग क्षेत्र है उस दुर्ग क्षेत्र में जो मकान होते थे वो सामान्य प्रकार के होते थे, बहुत अधिक अलंकृत नहीं होते। और मकान है उनमें जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो हमेशा गली की तरफ या सहायक सड़क की ओर खुलती थी, न कि मुख्य सड़क की ओर। उसमें दरवाजे बने होते थे, दरवाजे में एक ही दरवाजा मतलब एक ही लकड़ी होती थी, दो दरवाजे एक में नहीं होते थे। और दरवाजे के सामने हमेशा दीवार होती थी, यानी कि अंदर क्या हो रहा है वो बाहर से आते जाते राहगीरों को दिखाई नहीं देता।
भवन बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। चूने का प्लास्टर किया जाता था, कच्ची मिट्टी और ईंटों के टुकड़े वगैरह से फर्श बिछा लिया जाता। प्रत्येक भवन में स्नानघर और रसोई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्नानघर में और नालियों में हमेशा पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और हम ये जानेंगे कि इसी के साथ ही ये भी है कि कुछ जो भवन है उनमें से कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अंडाकार कुआं, यानी कि पानी की आवश्यकता की पूर्ति उस कुएं से ही हो जाती होगी। नेक्स्ट है मृदभांड। इस समय भी लाल एवं गुलाबी रंग के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता है। वही इनके ऊपर भी चित्रांकन मिला है, विभिन्न पशु पक्षियों का, फूल पत्तियों का, विभिन्न डिजाइने हैं वो सब। और इसमें ये भी है कि अन्य उपकरण मृदभांडों के साथ चाक निर्मित होते थे। अन्य उपकरणों में जैसे दर्पण है और औजार हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं, धातु के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, ये सब, पिन है, छीनी है, हथौड़ा है, इस प्रकार के जो मुख्य या अन्य जो उपकरण हैं, औजार हैं, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसी में ही हम ये जानेंगे कि मुद्राएं कैसी होती थी। सिंधु सभ्यता से हमें विभिन्न आकार प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जो अधिकांश चौकोर होती थी, सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी, और उन मुद्राओं के ऊपर विभिन्न प्रकार का चित्रांकन मिलता है। विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, पशु पक्षी हैं, उनका। सिंधु लिपि की जो लिपि है, अक्षर है, वो भी इन मोहरों के ऊपर प्राप्त होते हैं। थप्पा लगाने के काम में आती थी, व्यापार के लिए मुख्य रूप से। अब हम अंत में इसमें पढ़ेंगे मुद्रा, ये दाह संस्कार। और दाह संस्कार से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो किस प्रकार से होता था। उसमें यह है कि व्यक्ति को, एक तो ये था कि मृत्यु के उपरांत उसको आग में जला दिया जाता, दूसरा ये था कि मृत्यु के उपरांत उसको जमीन में दफना दिया जाता। आग में जलाने को दाहक्रम संस्कार कहते हैं, जमीन में दफनाने को जो क्या बोलते हैं अपन, शवोत्सर्ग, वो क्रिया कहते। और तीसरा ये था कि जब ये दोनों तरीके काम में नहीं लिए जा रहे हैं, इसका मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके शरीर से मांस वगैरह खाने के लिए उसको जंगल में छोड़ दिया जाता। और जब पशु पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, जब उसके शरीर से, मरे हुए व्यक्ति के शरीर से मांस वगैरह नौच नौच करके खा लिया जाता, तो हड्डियाँ, दांत वगैरह जो बचे होते थे उनको इकट्ठा करके और उनको भी कलश में डाल करके या फिर सीधा वैसे ही दफना दिया जाता था। तो ये था 3 प्रकार का अंतिम संस्कार या दाहक्रम संस्कार, वो अंतिम संस्कार 3 प्रकार से प्रचलित था। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कालीबंगा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हमने जानी है। अगले चैप्टर में हम आहट सभ्यता, उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।